नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां विजय दिवस के अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि और सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिजनों को सम्मानित भी किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारतीय सेना ने अपने उत्कृष्ट सैन्य नेतृत्व, कुशल रणनीति और साहस से विश्व इतिहास के निर्णायक विजय अर्जित की है। और जहां सीएम ने यह भी कहा कि शहीदों का शौर्य गाथा हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहा है और जहां आने वाली पीढ़ियों को देशभक्ति का संदेश भी देती रहेंगी। 1971 के युद्ध में भारत की सेना को 16 दिसंबर 1971 को ऐतिहासिक विजय मिली, जिसमें पाकिस्तान के सैनिकों को, पाकिस्तान की सेना को घुटनों के बल आने पर मजबूर किया और 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर होना पड़ा। ये भारत के इतिहास में भारत की सेना का शौर्य पराक्रम ये स्वर्णाक्षरों से अंकित किया गया, हमेशा लिखा जाएगा। और ये दिन सभी भारतवासियों को, हमारे आने वाली पीढ़ियों को भारत की सेना के द्वारा जो शौर्य और पराक्रम इस युद्ध में दिखाया गया, वो हमेशा देशभक्ति के लिए, सेना के लिए, राष्ट्र के लिए प्रेरित करता रहेगा। हमेशा हमारे नौजवान पीढ़ी को जो सेना ने काम किया, वो हमेशा उनको गौरवान्वित करता रहेगा। मैं उन सभी वीर बलिदानियों को, जिन्होंने अपना इस युद्ध में बलिदान दिया, उन सभी को नमन करता हूँ। और आज हमारे सैनिक हों, सैनिक परिवार हों, सेना, उन सभी के मनोबल को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अनेक काम किए जा रहे हैं, अनेक निर्णय लिए जा रहे हैं। चाहे सेना को नए रक्षा के उपकरण देने हो, सेना को आधुनिक बनाना हो। अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर, इसके माध्यम से पूरे विश्व ने हमारी सैन्य ताकत भी देखी। भारत के द्वारा निर्मित जो स्वदेशी हथियार थे, उनकी ताकत भी देखी। आज क्षमता में, साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है और पूरी दुनिया भारत का लोहा मान रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिहार सरकार के मंत्री नितिन नबीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वे नितिन नबीन को बचपन से जानते हैं और उनके भीतर अपार क्षमता, प्रतिभा और संगठन का अनुभव है। उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि नबीन जनता के बीच सक्रिय रहे हैं और एक सशक्त जनप्रतिनिधि के रूप में कार्यरत हैं। सीएम ने यह भी कहा कि नितिन नबीन की कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में दायित्व संभालने से पार्टी और संगठन दोनों को मजबूती मिलेगी। मैं नितिन नवीन जी को चूंकि बाल्यकाल से ही मैं उनको जानता हूं और युवा हैं, उनके अंदर बहुत क्षमता है, प्रतिभा है, अनेक संगठन का भी अनुभव है और जनता का भी अनुभव है। जनता के बीच में भी लगातार वो प्रतिनिधि के रूप में चुनते आए हैं। तो निश्चित रूप से उनके पार्टी में कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में दायित्व पर आने से निश्चित रूप से हमारी पार्टी को भी मजबूती मिलेगी और संगठन भी हमारा मजबूत होगा। मैं उनको कार्यकाल के लिए, उनके काम, उनके दायित्व के लिए उनको प्रदेश की जनता की ओर से, अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। अब खबर कोटद्वार से है, जहां विजय दिवस के अवसर पर एक भव्य और गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों के साहस और बलिदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर पूर्व सैनिकों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया और उनके अमूल्य योगदान को नमन किया गया। जहाँ कार्यक्रम में कोटद्वार के मेयर सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। बताते चले कि पूर्व सैनिकों ने अपने संबोधन में कहा कि देश की आजादी और सुरक्षा के लिए सैनिकों का योगदान अमूल्य है और उनके बलिदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने युवाओं से देशभक्ति की भावना को बनाए रखने और राष्ट्र की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहने का आह्वान किया। तो वहीं बता दें कि कार्यक्रम में राष्ट्रगान के साथ पूरे कार्यक्रम को संपन्न किया गया।
ही हर्ष का दिन है कि आज के दिन ही हमारी भारतीय सेना ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को कैद किया था, आत्मसमर्पण करवाया था उनसे। और आज का जो विजय दिवस है, उन वीरों को श्रद्धांजलि दी जा रही है और युवाओं को प्रेरणा दी जा रही है कि सबसे पहले जो भी हमें देश के लिए त्याग, समर्पण की भावना को बनाए रखना है और देश के लिए काम करना है। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड की राजनीति एक बार फिर से बयानबाजी पूरे तरीके से तेज हो गई है। जहां कांग्रेस के नेता गणेश गोदियाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी पहले यह स्पष्ट करे कि वह जिहाद किस बात पर कर रही है। और जहां गोदियाल ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार जिहाद के नाम पर केवल राजनीति कर रही है और जनता को गुमराह करने का काम बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। जब से पूरे देश भर में एसआईआर हुआ है, तब से कांग्रेस उससे तिलमिलाई हुई है। जबकि कांग्रेस को ये याद रखना चाहिए कि जब 1952 में पहली बार एसआईआर हुआ था तो उनके शासनकाल में एसआईआर हुआ था, और आज जब 2025 में एसआईआर हो रहा है, तो कांग्रेस में इसको तिलमिलाने की अवस्था नहीं है। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति की है और इसी कारण से आज प्रदेश के अध्यक्ष जो उनके हैं वो इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। और वो चाहते क्या है, हम इनसे पूछना चाहते हैं कि क्या आखिर वो इस देश की मतदाता सूची में घुसपैठियों को लाना चाहते हैं? क्या वो इस देश की मतदाता सूची में जो फर्जी मतदाता हैं उनको लाना चाहते हैं? जब एसआईआर हो रहा है तो फिर कांग्रेस को इसमें क्या परेशानी है? हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय नैनीताल के निर्देश पर अब 7+1 सीटर विकल्पों का संचालन 16 दिसंबर से पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। आपको बताते चले कि इस फैसले की जानकारी देते हुए संभागीय आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी ने बताया कि केवल 6+1 सीटर विक्रम ही संचालित किए जाएंगे। जहां उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए यह अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसमें कि 7+1 सीटर विक्रमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी और अगर कोई वाहन इस आदेश की उल्लंघन करते हैं तो उन्हें तुरंत जब्त कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विक्रम जो वाहन हैं जो शहर में और पूरे संभाग में संचालित हो रहे हैं, उनके एक निर्देश जारी किए गए थे कि जो भी 7+1 है विक्रम सिटिंग कैपेसिटी में, उनका एक आदेश हुआ था मुख्यालय से, उसको कैंसिल कर दिया गया था। तो आज वो प्रभावी है। अगर 6+1 सिटिंग वाले जो है सिर्फ उन्हीं को चलने की मतलब अनुमति होगी। इसलिए हम सभी विक्रम यूनियंस को एक यहाँ से नोटिस जारी कर रहे हैं और विज्ञप्ति के माध्यम से बता रहे हैं कल से उनका जो विक्रम वाहन अगर 7+1 में होगा तो उसको संचालन की अनुमति नहीं होगी। सभी एनफोर्समेंट ऑफिसर्स को हम डायरेक्शन दे रहे हैं, अगर चलता हुआ पाया जाएगा तो उसको मौके पे सीज करेंगे और परमिट के खिलाफ कार्रवाई की सजा। खबर कोटद्वार से है, जहां बारिश न होने के कारण आम जनमानस और काश्तकारों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में ठंड अपने चरम पर है और जहां पहाड़ों पर शीतलहर का प्रभाव भी जारी है और कोहरे ने भी अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। जहां दिसंबर के आधे माह बीत जाने के बावजूद बारिश नहीं हुई है और जिससे कि बीमारियों में भी वृद्धि हो रही है। तो वहीं आपको जानकारी देते चलें कि स्थानीय लोग लगातार ठंड और कोहरे से परेशान हैं, तो वहीं काश्तकार भी फसलों की सिंचाई और नमी की कमी के कारण चिंतित बने हुए हैं। मौसम चरम पर पहुंच चुका है, पहाड़ों पर शीतलहर चल रही है। मौसम विभाग की चेतावनी है कि अगले कुछ दिनों बाद बारिश होने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन जिस तरह से दिसंबर का आधा माह बीतने के बाद भी अभी तक बारिश ना होना चिंता का विषय बना हुआ है। कहीं ना कहीं बारिश ना होने के कारण बीमारियां भी पैदा हो रही हैं। वहीं काश्तकारों की अगर हम बात करते हैं तो बारिश ना होने की वजह से उनकी फसलें भी बर्बाद हो रही हैं। जिस तरह से सुबह से ही कोहरा लग जाता है और दोपहर तक कोहरे की चादर बनी रहती है, उससे राह में चलने वालों के लिए भी समस्या बनी हुई है, क्योंकि कोहरे में गाड़ियों को चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं भी होने की संभावना बढ़ जाती है। यही कारण है
कि अगर बारिश हो जाती तो शायद इन सब समस्याओं से निजात मिल जाता है, लेकिन बारिश ना होने के कारण बहुत सारी समस्याएं पैदा हो गई हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी भी हो रही है। कोटद्वार से अंजना गोयल की रिपोर्ट। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर जशपुर से है, जहां कांग्रेस के विधायक आदिश चौहान ने नगर पालिका की सरकारी जमीन पर हो रहे कब्जे को लेकर विवाद को उठाया, और जहां विधायक ने बताया कि 1997 में एक परिवार ने इस जमीन पर दावा किया था, लेकिन 1998 में उप जिलाधिकारी ने इसे खारिज कर दिया और नगर पालिका की सरकारी जमीन घोषित कर दिया गया। इसके बाद आयुक्त और राज्य परिषद ने भी इसे नगर पालिका की भूमि को माना। जहां आपको बता दें कि विधायक का आरोप है कि 2 दिन पहले ही कुछ भूमाफिया जमीन पर कब्जा करने पहुंचे हैं, और जहां फायरिंग की और जिससे कि 4 गोलियां उस फायरिंग के दौरान चलाई गई। इस घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है, और जिसमें कि 3 नगरपालिका कर्मचारियों की भी पहचान हुई है। जहां विधायक ने प्रशासन से मांग की है कि जांच कराकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, और जहां पुलिस ने अज्ञातों के खिलाफ मामले को दर्ज करते हुए जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो हमारे तत्कालीन एसडीएम थे उस टाइम मुकेश कुमार मिश्राम जी के 27/7/98 को हस्ताक्षरित दिनांक कर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया जाता है, तो उसके इनके बाद को खारिज कर देते हैं और वो नगर पालिका की ज़मीन को बताते हैं, क्योंकि सब पढ़ूंगा तो आपको टाइम लगेगा। ये उनका आदेश है, ठीक है। फिर इस आदेश के खिलाफ ये जाते हैं आयुक्त के। आयुक्त का आदेश होता है 17/5/99 में। पहला आदेश जो एसडीएम का होता है 1998 में, दूसरा कमिश्नर का आदेश लगभग 1 साल बाद 17/5/99 को निस्तारित होता है। वो कहते हैं कि ज़मीन नगर पालिका की, ये बर्गचार की ज़मीन है, सरकारी भूखंड है, ये किसी के नाम नहीं हो सकता। फिर ये इस आदेश के बाद जाते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट इनके एप्लीकेशन निस्तारण माननीय उच्च न्यायालय निस्तारण करते हैं 23/7/19 को, और उच्च न्यायालय कहते हैं कि आप निचली अदालत में जाइए, निचली कोर्ट। उन्होंने फिर क्या, इन्होंने उसका आदेश को किया परिषद, रायस परिषद होता है उसमें, रायस परिषद का आदेश आता है 23/9/24 को कि ये सरकारी भूखंड है, इसको आपके नाम नहीं किया जा सकता, ये नगर पालिका की ज़मीन है, उसका स्वामित्व नगर पालिका का होगा। उसके बाद एसडीएम आदेश करते हैं तहसीलदार को इस ज़मीन की पैमाइश के लिए 23/12/24 को। 23/12/24 को आदेश होता है, और उस आदेश के बाद इसकी नपाई होती है, और नपाई होने के बाद ये ज़मीन मौके पर कब्जा दिला दिया जाता है नगर पालिका। नगर पालिका इस पर काबिज है। अब ये इसकी पैमाइश जो करते हुए हमारे उस टाइम के तत्कालीन सब हैं अधिकारी वर्ग, उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट तहसीलदार को देते रायस निरीक्षक कि हम मौके पे गए, हमने नगर पालिका को कब्जा दिला दिया। ये इनका लेटर चिट्ठी है। ये कौन सी? अब खबर रुड़की से है, जहां मंडावली गांव के बीएसएफ जवान मुकुल बेनीवाल के परिवार ने सोशल मीडिया पर लगाए गए आरोपों का खंडन किया है। आपको बता दें कि परिवार ने जानकारी दी है कि उनके ही कुछ संबंधी सोशल मीडिया के माध्यम से निराधार और मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। आपको बताते चले कि मुकुल की छवि बिल्कुल साफ सुथरी है, और जमीन संबंधित मामले में कोर्ट ने उन्हें पहले ही राहत दे दी है। जहां परिवार ने आरोप लगाया है कि ये लोग 50 वर्ष पूर्व हुए जमीन बंटवारे में मिली उनकी हिस्सेदारी पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा समय समय पर ये लोग मुकुल और उसके परिवार को परेशान करने की कोशिश भी करते हैं। परिवार ने यह भी स्पष्ट किया है कि मुकुल किसी भी अनुचित कार्य में शामिल नहीं होना चाहता, और उनका उद्देश्य केवल अपने अधिकारों का प्रतिष्ठा की रक्षा करना है। जहां उन्होंने समाज से अपील की है कि ऐसे झूठे आरोपों पर ध्यान न दें। नाम सुनील कुमार है, और ये हमारा जो बंटवारा हो चुका था 50 साल पहले हो चुका था, और हमारे फादर जो थे, हमारे ताऊजी थे, उनके साथ में बंटवारा हो चुका था हमारे फादर का। उसको हम जोत खा रहे थे, तो जितना हमारा हिस्सा मान लिया एनएच में गया, और उससे बचा उसी पे हमने कंस्ट्रक्शन किया, उसी पे अपना घेराव किया। जो 60 साल से हमारी डोर थी उसी पे ही हमने नींव रखी, उससे भी को भी छोड़ करके। तो हमने अवैध कहाँ से कब्जा ली? कोई बोलता है कहाँ लगा जोड़ में कब्जा ली, अरे जोड़ भी पड़ा है, जोड़ ना पाओ, अपने खेत ना पाओ, पता लग जाएगा कहाँ पे अवैध निर्माण है। तुमने तो जोड़ में मकान बना रखे हैं,
धीरेन्द्र कुमार का जोड़ में बना हुआ है, जो उसके वारिसान है। और वो बोल रहे हमने जोड़ कब्जा लिया। हमने तो अपनी संपत्ति अपनी पे पैमाइश करके 3-3 साल तक जब नींव रखी है। और एक जो उनके साथ में घूमते हैं सबके सब वैसे ही आरोपी है। और उसने एक ने एक्सीडेंट करवा करके अपनी घरवाली का 50 लाख रुपए का क्लेम उठा लिया। उसकी FIR तक नहीं इन्होंने दर्ज करवाई। अब खबर हरिद्वार से है, जहां अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज के द्वारा आयोजित वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा और अखंड दीप जन्म शताब्दी समारोह से पूर्व सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा विशेष पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। जहां आपको बता दें कि यह पूजन युग श्री पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और माता भगवती देवी शर्मा के चेतना, तपस्या और संकल्प का सम्मान था। जहां वैदिक मंत्रोच्चारों के बीच पूजन ने आध्यात्मिक एकता का संदेश दिया और जहां जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, SSP परविंदर सिंह डोभाल सहित प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि डॉक्टर चिन्मय पांडे ने इस पर जानकारी दी है कि अखंड दीप संपूर्ण मानवता के लिए प्रज्वलित है और जहां इसका उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों तक चेतना और संदेश को पहुंचाना है। आज से 99 वर्ष पूर्व परम पूज्य गुरुदेव ने, जो अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक रहे, एक अद्भुत चिंतक, एक अद्भुत विचारक, एक अलौकिक साधक, जिनने 15 करोड़ लोगों के गायत्री परिवार और 5000 से ज्यादा केंद्र और 80 से ज्यादा देशों में शाखाओं की स्थापना करी, उनके द्वारा अखंड दीपक के रूप में और तप साधना के रूप में एक ज्योति प्रज्वलित की गई, जो वंदनीय माता जी के धरती पर अवतरण के 100 वर्ष होने के साथ साथ अगले वर्ष में एक अलौकिक पायदान पर पहुंच रही है। उसके एक अविस्मरणीय अवसर पर समस्त भारत और समस्त विश्व के जो गायत्री परिजन है वो यहाँ हरिद्वार की पुण्य कुंभ भूमि पर एक साथ एकत्रित हो रहे हैं। आज उसी के चरण में प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के जीवन, व्यक्तित्व, कृतित्व का प्रतिनिधि, प्रतीक और परिचायक रहा। आज उसकी प्रतिस्थापना यहाँ पर हरिद्वार के माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय SSP महोदय, महर्षि अरविंद आश्रम के प्रमुख स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज और रामकृष्ण आश्रम के प्रमुख स्वामी दयामृतानंद जी के द्वारा यहाँ पर संपन्न की गई। गायत्री परिवार सभी का अहर्निश ऋणी है, जिनके इस सामूहिक संकल्प के माध्यम से आज की अभिनव शुरुआत हो पाई है। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और मंगल। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पहाड़ी इलाकों में इंसान और वन्य जीव का संघर्ष तेजी से बढ़ता जा रहा है और इसी बीच सबसे बड़ी चिंता बच्चों की सुरक्षा को लेकर सामने आ रही है, जहां सवाल उठ रहा है कि क्या वन विभाग के पास इतनी मैन पावर है कि वह स्कूल से आने जाने वाले नौनिहालों की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सके। देखिए हमारी इस विषय पर बनी है खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में बीते दिन वन्य जीव मूवमेंट बढ़ा है। ग्रामीण इलाकों के पास जंगली जानवरों के दिखने की घटना बढ़ने से अभिभावक गंभीर रूप से चिंतित हैं। डर ये है कि कहीं इस संघर्ष का खामियाजा बच्चों पर ना पड़े। ऐसे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि क्या वन विभाग के पास उतना मानव संसाधन है कि वे बच्चों को सुरक्षित स्कूल पहुंचाने और वापस लाने में मदद कर सके, जिसको लेकर वन विभाग के हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स रंजन कुमार मिश्रा का कहना है कि जिन इलाकों को हॉटस्पॉट चिन्हित किया गया वहां पूरी फोर्स फोकस तरीके से तैनात है। स्कूलों में जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि बच्चे खतरे को समझ सकें और खुद ही सुरक्षित रख सकें। जहां से भी शिकायतें मिलती हैं वहां फायर वॉचर, फॉरेस्ट गार्ड और स्थानीय टीमें तुरंत तैनात की जा रही हैं। कुछ स्थानों पर बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूल टाइमिंग बदलने का अनुरोध भी किया गया है। नेचुरली नहीं, ये जो डिसीजन हुआ कि जल्द से जल्द उनको पहुंचना है, रिएक्शन टाइम कम देना है। नेचुरली हमारा पहाड़ी इलाका है, गांव बहुत दूर दूर रहता है, कोई इंसिडेंट होता है तो हमारा बात होता है कि इमीडिएटली वो लोग वहाँ पहुँच जाए जो नज़दीक है। मे बी रेंज ऑफिसर नज़दीक में होंगे, मे बी हमारा फॉरेस्टर नज़दीक हुए, वो तुरंत वहाँ पर पहुँच जाए। इसके बाद हमारे डी साहब पहुँचेंगे, अगर डी साहब एकदम नज़दीक में तो वो तुरंत पहुँच जाएंगे। विभाग का दावा है कि संवेदनशील स्थानों पर गश्त बढ़ा दी गई है और टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं। लेकिन प्रश्न अब भी कायम है, क्या ये मैन पावर पर्याप्त है?
वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में वन विभाग की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि मानव वन्यजीव संघर्ष की किसी भी घटना पर 30 मिनट में टीम मौके पर पहुंचे। इसके लिए संबंधित डीएफओ और रेंजर्स की जिम्मेदारी तय करने को कहा गया। लेकिन पहाड़ी भूगोलीय परिस्थितियों में कई गांव ऐसे हैं जहां पहुंचने में घंटों पैदल चलना पड़ता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अगर अचानक कोई घटना हो जाए तो टीम कैसे आधे घंटे में पहुंच पाएंगी। जिसको लेकर वन विभाग के मुखिया रंजन कुमार मिश्र ने स्पष्ट किया है कि बैठक में ये कहा गया है कि रिएक्शन टाइम कम किया जाए। पहाड़ी इलाकों की दूरी चुनौती है, लेकिन जैसे ही सूचना मिलती है, जो भी अधिकारी सबसे निकट हो, रेंजर, डीएफओ या स्थानीय टीम, उसे तुरंत घटनास्थल पर पहुंचना होगा। देरी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। इसमें यह होगा कि कोई प्रकार का किसी भी प्रकार की लैक्सिटी माने होना नहीं चाहिए। ये हमने क्लियर कट कर रखा है। जानबूझ के लेट नहीं पहुंचा जा सकता। जैसे जैसे हमने आदेश कर देते हैं या डीओ को पहले पता चल जाता है कि वहाँ पर कोई मूवमेंट हो रहा है या कोई इंसिडेंट हो गया पर्टिकुलरली, तो इमीडिएटली विदाउट कोई भी अननेसेसरी डिले करते हुए उस जगह पे पहुंचा जाए। भले ही विभाग का कहना है कि उनकी कोशिश है कि संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी और तेज की जाए, लेकिन पहाड़ी भूगोलीय परिस्थितियों और अस्थायी संसाधन अब भी बड़ी चुनौती बने हुए हैं। अब देखना यह होगा कि वन्यजीव मूवमेंट के बीच क्या वन विभाग बच्चों की सुरक्षा की असली परीक्षा में खरा उतर पाता है या नहीं। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।